नमस्कार, फिजिक्स फ्यूजन की क्लासेस में आपका स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। ओके, आगे चलते हैं अपन अपनी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की सीरीज के अंदर। अपन ने लास्ट लेक्चर में अपन ने क्वेश्चंस किए थे, एग्जाम्पल किए थे प्लेन मिरर से, है ना, फील्ड ऑफ व्यू के कुछ एग्जाम्पल्स किए थे। उनमें कई बच्चों के, एक दो बच्चे हैं जिनके डाउट था, वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक जो अपन ने क्वेश्चन लिया था, ठीक है, उस क्वेश्चन में अपन ने ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि इसमें ये जो मिरर है थीटा कोण पर है, यहाँ पर एक कीड़ा था और मैंने कहा था कि भाई जब इसकी इमेज स्वयं को कब दिखेगी, स्वयं को कितने समय तक दिखेगी। तो अपन ने कहा था कि जब ये कीड़ा यहाँ पे आ जाएगा ना, तो उस कंडीशन में इस पर लंब बनेगा और ये जब 90 डिग्री पे होगा तब किरण जाके टकरा के वापस आएगी। उसमें एक सवाल था बच्चे का कि सर ये एल सेक थीटा कैसे है ना, ये दर्पण की लंबाई एल थी, तो पूछने एल सेक थीटा कैसे हुआ। देखो एल सेक थीटा कैसे हुआ, वैसे मैंने बताया था, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि ये जो है आपका एल सेक थीटा कैसे है। देखो ये वाली डिस्टेंस, ये एल सेक थीटा कैसे है। देखो जब भी क्या होता है, कोई भी ट्राइंगल अपने पास में है, कोई भी ट्राइंगल हो एक्स वाई जेड, कैसा भी ट्राइंगल, ठीक है, उस ट्राइंगल की खास बात है कि जो थीटा होता है ना, उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। उसके सामने वाली भुजा, ये मान लो 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, लंब। तो ये क्या होगा आपका कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, है ना। थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी होगी, ये ध्यान रखना है, सामने वाली भुजा लंब होगी। ये लिख लो फटाफट भाई, जिसके दिक्कत हो, मेरे को लगा आपको पता होगी ये चीज। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है। तो इसका मतलब ये कर्ण है, बचा कौन सा, ये आधार। इसका मतलब ये यहाँ पर कोण 90 डिग्री बन रहा है ना, तो ये भुजा को कैसी है, कर्ण है। और ये थीटा है, तो ये वाली भुजा कौन सी है, ये लंब है साहब। तो कर्ण और ये फिर बचा कौन सा, ये आधार। तो कर्ण और आधार को रिलेट करने वाला एंगल कौन सा होता था, कोस थीटा। तो कोस थीटा बराबर कितना, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना, एल, कर्ण अपने को निकालना है कोस थीटा। तो कर्ण कितना आ गया अपने पास में, तो कर्ण आपके पास आ गया एल अपॉन कोस थीटा। तो कोस थीटा को ऊपर जाएगा तो एल सेक थीटा। बार बार नहीं बताऊंगा मैं, ये चीज़ बहुत बेसिक बात है, बच्चों वाली बात है, 10th क्लास में बताते हैं, ठीक है। किसी की दिक्कत है तो वो यहाँ से। एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि सर अपन ने की थी बात है, जब अपना दर्पण था वो एसएचएम कर रहा था और इसका अपन ने कहा था साहब ये जो एम्पलीट्यूड है ए है, आवर्तकाल टी है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा था, ये इमेज की कहानी थी। तो हमने कही थी, क्या कही थी कि इमेज का आयाम क्या होगा, 2a होगा। क्या होगा, 2a। मैंने कहा था ना, दर्पण जितनी अभिलंबवत गति करेगा, इमेज उसकी दुगुनी करेगी। तो एक बच्चे ने सवाल पूछा कि सर आवर्तकाल फिर डबल क्यों नहीं हुआ। सवाल क्या था कि भाई आवर्तकाल भी चेंज होना चाहिए ना, आवर्तकाल क्यों सेम रहा दर्पण का और इमेज का, वो भी तो इमेज का डबल होना चाहिए। डबल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा डबल भाई, जब ये डिस्टेंस आवर्त, ये आयाम अगर 2 है तो इसकी स्पीड भी तो डबल हुई है ना, स्पीड भी क्या हुई है, डबल हुई है। स्पीड डबल हुई तो समय तो उतना ही है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। आप ऐसे बहुत, मैं बेसिक की बात बता रहा हूँ, वैसे समझ में नहीं आया कल, सिंपल सी बात है। दूरी भी डबल, चाल भी डबल, समय तो कांस्टेंट रहा, तो टी तो इसका क्या रहेगा, समान ही, टी इतना ही रहेगा। जितना टाइम पीरियड दर्पण का था उतना ही टाइम पीरियड इमेज का आएगा। क्यों आएगा वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, वापस से एक्सप्लेन कर दिया। कल की क्लास में ये 2 डाउट थे, वो मैंने सोल्व कर दिए, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, ओके आगे देखिएगा। अब अपन आज नया टॉपिक अपना स्टार्ट है कि 2 मिरर है, उन मिररों के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो उस ऑब्जेक्ट से बनने वाली इमेजेस कितनी होगी, प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो एक सवाल आता है, पहला केस इसमें लेते हैं, अगर दोनों दर्पण अगर समांतर हो, समांतर का मतलब दोनों के बीच में थीटा कितना है, 0 डिग्री। अगर समांतर हो, अगर समांतर दर्पणों के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उससे बनने वाली इमेजेस कितनी होगी। तो देखिएगा इस प्रोसेस में क्या होगा कि ये आपका क्या ऑब्जेक्ट से क्या निकली, किरणें निकली, ये साहब ये निकली और ये टकराई। जब निकल के टकराएगी तो ये इधर यहाँ से आती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। तो ये यहाँ पर I1,
इससे क्या बनी, ये इमेज बनी I1। अब होगा क्या कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट से इधर से भी किरणें तो भाई चारों दिशाओं में निकलेगी, तो कुछ किरणें इधर भी निकलेगी तो वो इस वाले मिरर से टकराएगी। अब कहानी देखो क्या होती है, कहानी ये होती है साहब कि ये जो इस ऑब्जेक्ट की ये जो इमेज बनी ना, ये इमेज अब इस ऑब्जेक्ट के लिए ये क्या करेगी, ये जो इमेज है, ये जो पहली इमेज बनी, ये इमेज ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी इस वाली मिरर के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है मेरी बात, है ना? कहने का मतलब यहां पर जो इमेजेस है वो किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब क्या होगा देखो, अब यहां से किरणें टकराई, ये इधर गई, ये इधर गई, वापस से इधर गई, ठीक है, वापस से इधर गई, तो ये कहीं इधर से आती हुई प्रतीत होती हो। ये I2, कुछ किरणें ये इधर गई इससे, I3, ठीक है, इससे बनती रहेगी। फिर ये I2 वापस ऑब्जेक्ट का काम करेगी। इसका मतलब इस समतल दर्पण के अंदर क्या होता है कि अगर समानांतर रखी होती है ना, तो एक अगर ऑब्जेक्ट बीच में रखा हुआ है तो उस ऑब्जेक्ट से बनने वाली इमेजेस जो होती है वो वापस ऑब्जेक्ट का काम करने लग जाती है। भाई ये वाला है ना, ये जो इसमें इमेज बनी ना, अब इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर देगी। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रही तो आप तो ये ध्यान रखना कि दो दर्पण अगर समानांतर रखे हो ना, तो फिर क्या होगा, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज इधर, इसकी इमेज इधर, तो टोटल कितनी इमेजेस बनेगी लॉजिकली अपन सोचे तो ये प्रोसेस तो चलती रहेगी। इसका मतलब टोटल कितनी इमेजेस बनेगी, इनफाइनाइट, अनंत इमेजेस बनेगी। टोटल कितनी बनेगी, इनफाइनाइट। भाई ये प्रोसेस तो कंटिन्यू चलती रहेगी। तो क्या हकीकत में सर ऐसा होता है कि हम अगर प्लेन मिरर के बीच में खड़े हो जाएं, एक प्लेन मिरर इधर लगा दें, एक इधर लगा दें, फिर हम इमेजेस देखें तो उसमें अनंत, वैसे तो दिखती है अनंत, लेकिन इन प्रैक्टिकली क्या होता है, 7-8 इमेजेस, मैक्स टू मैक्स 8 इमेजेस के बाद जो आपके प्रतिबिंब है, जो इमेजेस है ना, वो इमेजेस जो प्रतिबिंब है वो क्या हो जाती है, धुंधली होने दिखाई दे, धुंधली हो जाती है, उसकी धुंधली होनी स्टार्ट हो जाती है। लिख लीजिएगा आप साथ साथ में, इन प्रैक्टिकली 7-8 प्रतिबिंबों की संख्या के बाद में जो इमेजेस बनती है ना, वो धुंधली बनती, इनफाइनाइट। अगर आपसे पूछे तो 7-8 आंसर नहीं आएगा, आपका आंसर क्या रहेगा, इनफाइनाइट ही रहेगा। कि दो प्लेन मिरर है, समानांतर रखे हैं, अगर समानांतर के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उनसे बनने वाली इमेजेस की संख्या तो अनंत ही है साहब। लेकिन इन प्रैक्टिकल तौर पर अगर देखें तो 7-8 इमेजेस के बाद, 8-9 मान लो, 8-9 इमेजेस के बाद में जो डेली लाइफ में आपकी बनती है उसमें जो इमेजेस है वो धुंधली दिखाई देने लग जाती है अपने को। ये लिख लीजिएगा, छाप लो, जैसे का जैसा, जैसा लिखा है वैसा का वैसा छाप लो, इसको कोई चेंज नहीं करना आपको। हो गया? तो ध्यान रखेंगे अपन, अगर दो दर्पण समानांतर हैं और थीटा 0 डिग्री है तो उस कंडीशन में क्या होगा, मतलब 0 डिग्री मतलब समानांतर है तो अनंत इमेजेस बनेगी। नेक्स्ट केस देखेंगे, यदि दो दर्पण लंबवत रखे हो तो प्रतिबिंब की संख्या, लंबवत रखने का मतलब क्या है, लंबवत रखने का मतलब थीटा कितना साहब, थीटा 90 डिग्री, ठीक है। उस केस में देखिएगा क्या कहानी होगी। कहानी कुछ नहीं है, अगर ये 90 डिग्री है, एक ये मिरर, ये मिरर, तो मैंने कहा था ऑब्जेक्ट से प्लेन मिरर से जब भी इमेजेस बनेगी ना, तो क्या करना है अपने को, दर्पण से लंब डालना है, ये एक्स डिस्टेंस पे, ये वाला ऑब्जेक्ट इस मिरर से एक्स डिस्टेंस से है ना, तो ये एक्स डिस्टेंस पर इमेज बन जाएगी इसकी, ये एक्स डिस्टेंस पे I1 मान लो नाम दे दी। ये वाला ऑब्जेक्ट इस मिरर से y डिस्टेंस पे है, तो ये नीचे इसके y डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट बन जाएगी इमेज, ये I2, ये y डिस्टेंस। क्या सर दो ही बनेगी क्या, दो क्यों बनेगी, मैंने कहा था कि जो इमेजेस बनेगी प्लेन मिरर में, जो इमेजेस बनती है ना, वो वापस ऑब्जेक्ट का काम करने लग जाती है। जो प्लेन मिरर में जो भी इमेजेस बनेगी ना, वो इमेजेस वापस, जो पहले प्रोसेस में एक इमेजेस बनेगी, फिर वो इमेजेस वापस ऑब्जेक्ट का काम करेगी, फिर उस इमेज की वापस इमेज बननी स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आ रही मेरी बात? ये प्रोसेस चलता रहता है, ये डिपेंड करता है आपने मिररों का अरेंजमेंट कैसे लिया है। ये भी मिरर है, मिरर को एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, ये वाली डिस्टेंस कितनी है,
y है भाई, ये वाला डिस्टेंस y है ना, ये मिरर ही तो है भाई, ये मिरर ही तो एक तरीके से, मिरर को तो एक्सटेंड किया अपन ने, बिल्कुल मिरर ही है साहब। तो मुझे बताओ कि ये वाली एक डिस्टेंस y है, तो ये दर्पण से कितनी दूरी पर इमेज बनेगी वापस, y डिस्टेंस पर ही, ये बने आपकी I3। ये I2 है, ये वाला भी मिरर है, इस I2 की भी इमेज बनेगी इधर, तो ये I2 से इस मिरर की डिस्टेंस कितनी है, ये x है, तो ये भी कितनी है, x ही तो है, ये x है, तो ये कितने डिस्टेंस पर इमेज बनेगी वापस, x डिस्टेंस पर, तो ये I4 भी इधर बनेगी, I4। इसका मतलब यहां पर, यहां I3 व I4 एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है। ध्यान में रखना है, जब भी तो दो इमेजेस आपकी क्या होगी, सुपर इम्पोज हो जाएगी, एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी एकदम। वो देख लिया अपने लॉजिकली। एक खास बात और, ये जो आपकी बन रही है ना इमेजेस, जो बन रही है आपकी, थोड़ा सा छोटा कर दूं मैं इसको, ये इमेजेस जो बन रही है आपकी, ये इमेजेस क्या होगी, एक सर्किल बनाएगी साहब। सर्किल कैसे बनाएगी, देखिएगा ऐसे बनाएगी, ये वाला सर्किल एक, ये इस प्रकार से बनाएगी एक सर्किल, ये इस तरीके से सर्किल बनाएगी। और इस सर्किल का जो मिड पॉइंट होगा, ये जो इसका जो केंद्र होगा, ये इस दर्पण का केंद्र होगा 0,0, ये वाला। समझ में आ रही है? आप डायग्राम बनाओ और लिख लो इसमें साथ साथ में, इसमें लिख लीजिएगा, इसमें बनने वाली सारी इमेजेस एक वृत्त में स्थित होगी, और उस वृत्त का केंद्र दर्पणों का मध्य बिंदु, दर्पणों का समकोण होगा, ऐसे लिख लो, समकोण यानी थीटा बराबर 90 डिग्री। समझ सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में लिखा है मैंने, दर्पणों का समकोण होगा। समकोण का मतलब जहां पर 90 डिग्री का बने, या ऐसे लिख लो, प्रतिच्छेद बिंदु होगा, दर्पणों का समकोण या फिर प्रतिच्छेद बिंदु, एक ही बात है वो, दर्पणों का प्रतिच्छेद बिंदु। अपनी लैंग्वेज में लिखिए अपन चीजें, है ना। ये तो 90 डिग्री, जहां पर दर्पण 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, या दर्पण जहां पर दोनों मिल रहे हैं, दोनों दर्पणों का प्रतिच्छेद बिंदु है, वो इस सर्किल का क्या होगा, केंद्र होगा। सारे लगभग टीचर्स हैं इस एग्जाम्पल्स को, आपके थीटा बराबर 90 डिग्री है तो वो संख्या एक फॉर्मूला बताएंगे आपको, m बराबर 360 बटा थीटा, ये लगा दो साहब, थीटा 90 रखो। कैसे आई है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप पे एकदम चीजें, है ना। यहाँ थीटा 90 रखोगे आप तो m का मान आ जाएगा आपके पास में 360 बटा 90, कितना आया, 9 चौक 36, 4 इमेजेस बनेगी। ये चारों मैंने बना दी, 1 2 3 और 4। और मैंने ये भी कहा, क्या कहा, ये बहुत खास बात है साहब, ये भी ध्यान रखना है अपने को। क्या वाली बात, यहाँ पर जो दो इमेजेस बनेगी ना, वो एक दूसरे पर क्या होती है, अध्यारोपित होती है। लिख लो ये वाली बात भी, बहुत काम की बात है, बहुत सवाल यहीं से निकल के आते हैं, ठीक है।
सारी इमेजेज एक सर्किल पे होगी, एक वृत्त पे होगी, और उस वृत्त का जो सेंटर है, उस सर्किल का जो सेंटर है वो इन दोनों मिरर का क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, प्रतिच्छेद बिंदु होगा। लिख लो, ठीक है, पूरा लिख दिया मैंने, लिख लीजिएगा आप। नेक्स्ट पॉइंट, ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है। बेसिकली अगर पूछे कभी भी कि प्रतिबिंबों की संख्या, बस सारे यहीं से स्टार्ट करवाते हैं, ये फॉर्मूला करवाते हैं, कहानी खत्म। प्रतिबिंबों की संख्या यदि दर्पण थीटा कोण पर रखे हो तो, अब थीटा कुछ भी हो जी, क्या फर्क पड़ता है, 0 हो, 90 हो, 45 हो, 60 हो, क्या फर्क पड़ता है, बस केस अलग अलग है। तो m बराबर है आपका 360 बटा थीटा। अब यहाँ पर m है, वो नंबर ऑफ इमेजेस नहीं लिए मैंने, यहाँ पर m का मान अगर सम आए ना, तो m का मान अगर सम आ गया मान लो, तो उस कंडीशन में आपके जो n ये है प्रतिबिंबों की संख्या, ये क्या है, प्रतिबिंबों की संख्या। तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी साहब, प्रतिबिंबों की संख्या होगी m-1। m जो आया है उसमें से एक कम कर दो, या 360 बटा थीटा माइनस 1 कब लगाओगे, जब इसका मान सम आए तो, ठीक है। अगर m विषम आ गया मान लो, भाग लगाने पर कोई विषम संख्या आ गई, मान लो 7 आ गई, 7 आ गई तो क्या करेंगे सर हम, 7 आ गई तो आप केस देखो आपको कौन सा दिया गया है, उस दो केस होंगे आपके पास में, या तो ऑब्जेक्ट दोनों मिरर के सिमेट्रिक पॉइंट पर होगा, सिमेट्रिक जो सममित होगी, सममिति होगी, उस सममिति भी होगा। क्लियर है मेरी बात। अगर सममिति पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उस कंडीशन में जो प्रतिबिंबों की संख्या है, तो उस जो 7 है वो 7 में से घटा दो, ठीक है। अगर मान लो सममिति पे नहीं है, ऑब्जेक्ट कहीं इधर है, टेढ़ा मेढ़ा रखा हुआ है, उस कंडीशन में 360 बटा थीटा लगा दो, सीधी सी बात है, ठीक है। ये लिख लो आप आराम से, फिर अपन आगे चलते हैं। सर इस केस में अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक में रखा हुआ हो तो क्या करेंगे, और एसिमेट्रिक में रखा हो तो क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर m सम है ना, तो आंख बंद, सम्मित तो असम्मित तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर m की वैल्यू यहाँ पर आपने जो भाग लगाने पर 360 में थीटा है जो दे रखा है आपको, भाग लगाने पर सम आ गई ना, तो आप तो एक कम करके लिख दो, फर्क नहीं पड़ता सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक को। क्लियर है मेरी बात। लेकिन विषम आए तो अपने को चेक करना है, अगर सिमेट्रिक है तो एक कम कर दो, अनसिमेट्रिक है तो जैसा है वैसे ही रख दो, n बराबर m रख दो, ठीक है। ओके, आगे चलिएगा। एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप लिखिए और करने की कोशिश कीजिएगा, ट्राई करो, देखें, ट्राई करो, देखें, फिर मैं बताता हूं। लिख लीजिएगा पहले, थीटा दे रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है, थीटा बराबर 30 डिग्री है, तो चलो मैं साथ साथ ही बता देता हूं यार। पहला, थीटा 30 है तो m निकालो साहब, m कितना होता है 360 बटा थीटा, तो थीटा का मान कितना है 360 बटा 30, तो कितना आया ये 1 2 12, सम आ गया। सम आ गया तो क्या करना है अपने को, जो n आएगी वो m-1 आएगा, तो इसका मतलब 12 - 1 बराबर 11 इमेजेस बनेगी अपने पास। कितनी बनेगी 11। दूसरा देखो, थीटा बराबर 72 डिग्री, m निकालो सबसे पहले, 360 बटा 72, कितनी बार गया ये 7 दूना 5 बार। m का मान कितना आया 5, इसका मतलब ये कैसी संख्या है, विषम। भाई 5 कैसी है, विषम। विषम में तो 2 केस बनेंगे अपने को पता है, सम्मित होगा, समझा रहा हूं मैं वापस से, 2 केस बनेंगे साहब। अगर सम्मित है तो क्या लिखना है, और अगर असम्मित है तो क्या लिखना है। सम्मित है तो क्या करना है आपको, n बराबर m-1, और असम्मित है तो n बराबर m ही रखना है। तो मुझे बताओ कि वस्तु है दर्पण के मध्य रखी है, मध्य रखने का मतलब क्या है, सिमेट्रिक है, सम्मिति है आपके पास में दे रखी है, सम्मिति है, तो m बराबर क्या आ जाएगा, सॉरी n बराबर का मतलब क्या है, प्रतिबिंबों की संख्या, n बराबर क्या आ जाएगी, n बराबर आ जाएगा m-1, तो ये आ गया 5 - 1 बराबर 4, आंसर 4, ठीक है। ऐसे ही
अपन आगे चलते हैं। दिख रहा है ना सबको आराम से? दिख रहा है? ठीक है जी। तीसरा देखो जी, थीटा बराबर 0, तो m बराबर, ये तो बहुत सिंपल है, m बराबर 360/0, ये तो ऐसे इनफाइनाइट आ रहा है, तो n बराबर इनफाइनाइट ही है। ये तो पता है ना, 0 का मतलब क्या है, समांतर वाला केस है। पहला वाला केस जो अपन ने कर रखा है, जब दोनों दर्पण समांतर हो तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? अनंत होगी साहब। चौथा देखिएगा 75, ये नया है थोड़ा सा, करो देखो इसको, कोशिश करो, आप फिर मैं बताता हूँ। नहीं हो तो मैं बताऊँगा आराम से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कोशिश तो करो आप करने की, कोशिश करोगे तो पता चलेगा ना अपने को। कोशिश करो जी। चलो मैं बताता हूँ, देखिएगा। यहाँ पर आप m का मान निकालो। m का मान क्या आया? 360/θ, तो 360/75, तो ये कितना आ रहा है? ये तो पॉइंटों में जा रहा है सर। अब हम क्या करें, भाग देके देखो कितना आ रहा है सर। ये तो पॉइंटों में जा रहा है, पॉइंटों में जा रहा है ना। चलो कोई बात नहीं साहब, अगर पॉइंटों में भी जा रहा है ना, तो जितने पॉइंट आ रहे हैं उतने बता दो आप तो मुझे, कितने पॉइंट आ रहे होंगे इसमें? हाँ कितने आ रहे हैं? 4.8, ओके 4.8 आ रहे हैं साहब। 4.8 आ रहा है ना, तो आप तो बॉक्स ले लो इसका। मैथमेटिक्स में पता है ना, मैथ वाले बच्चे जानते हैं जी, बॉक्स का मतलब क्या होता है। सर ये तो बायोलॉजी वालों के साथ अन्याय कर रहे हो आप। अन्याय कुछ नहीं है रे, बॉक्स का मतलब क्या है? अरे आगे की संख्या लिख दो आप तो। क्या क्या लिख दो? आगे की संख्या लिख दो, जो लिखा हुआ है वो वापिस बता रहा हूँ मैं। m की वैल्यू आई है 4.8, तो जब भी दशमलव में आई ना तो इस पर बॉक्स लगा दो। बॉक्स का मतलब क्या होता है? पूर्णांक में लिख दो साहब 4। अरे पॉइंटों में तो कोई इमेजेस थोड़ी बनती है। 5.2 आए तो 5, 5.6 आए तो 5, 7.2 आए तो 7, 9.8 आए तो 9, है ना। कहने का मतलब बॉक्स ऑफिस m की वैल्यू कितनी आएगी? 4 ही। यह आंसर आ जाएगा आपका। इसका मतलब दशमलव में जब भी आए अपने पास, बॉक्स में डाल देंगे उसको, जो आउटपुट आएगा वो लिख देंगे अपन। लिख लीजिएगा, ये हो गया। सारे एग्जांपल्स हो गए जो अपन ने अभी तक पढ़ा था, पूरा का पूरा एग्जांपल हो गया। ठीक है, आप लिखो साथ साथ में। विंडो बंद कर लूं। लिख लिए? ओके जी, आगे चलते हैं। देखिएगा, अब हम बात करते हैं सब गोलीय दर्पण के बारे में। ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है। गोलीय दर्पण के बारे में बात करें अपन, तो सब गोलीय दर्पण जो होता है ना, उसको हम एक कोई भी, जैसे मान लो कोई स्पेयर है, सॉलिड स्पेयर है। अरे यार इसका यूज में लेना अपन स्मार्ट बोर्ड का, है ना। स्मार्ट बोर्ड का यूज में लेना, फिर क्या मतलब है फिर ऐसे ही। ठीक है, सॉलिड स्पेयर है, इसको इधर से ब्रेकआउट कर दो आप, काट दो इसको। तो काटने पर ये वाला भाग अंदर से पूरा का पूरा खोखला है, होलो स्पेयर है एकदम पूरा, है ना, गोला है पूरा का पूरा, होलो स्पेयर है, खोखला है। तो काटने पे क्या मिला अपने को? ये मिला साहब। वो एक मिनट, ऐसे ऐसे कर रहे थे, इधर वाले काटने को ये चीज़ मिल गई अपने को। अब ये चीज़ मिल गई ना, बाहर अगर आपने इसके पॉलिश कर दी, बाहर पॉलिश कर दी, तो इसको क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। ठीक है, अगर इसी के मैंने वो सेम टू सेम ले रहा हूं मैं, इसी पर मैंने अगर अंदर वाली साइड पॉलिश कर दी, अंदर की साइड पॉलिश करते क्या बन गया? ये उत्तल दर्पण। क्या बन गया? ये उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का एक नाम और है, क्या? अपसारी दर्पण। क्या नाम है? अपसारी दर्पण। याद रखेंगे अपन, मैं समझाऊंगा क्या मतलब है इनका नामों का, लेकिन अभी ध्यान में रखना है कि जब भी पॉलिश है, पॉलिश अंदर की तरफ है, यहां पर अंदर की तरफ, और यहां पर जो है वो पॉलिश किधर है? बाहर की तरफ।
ठीक है, ओके। अच्छा सर एक बात बताओ फिर, इसका मतलब देखो ये बाहर की तरफ पॉलिश करती, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, अवतल दर्पण। थोड़ा सा पीछे आता हूं, ये जो अवतल दर्पण आपने इसी गोले का काट के बनाया है, इसका जो सेंटर होता है ना, इस सेंटर को ही हम क्या कहते हैं साहब, इसको ही हम क्या कहते हैं, ये सी से दिखाते हैं, और हम दर्पण में इसको काम में लेंगे वक्रता केंद्र के नाम से। क्या काम में लेंगे, वक्रता केंद्र। इस गोले का केंद्र ही क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। इस गोले का केंद्र ही क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। इस दर्पण का जो मिड पॉइंट होता है ना, मिड पॉइंट, इसको हम कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं, ध्रुव। दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। वापिस मैं बोल रहा हूं, यहां पे लिख भी लूंगा, ध्रुव क्या होता है, दर्पण का मिड पॉइंट, दर्पण का मिड पॉइंट। ये चीजें याद रखेंगे। और इस ध्रुव पर जो डाला गया लंब है, या ध्रुव से जो निकलने वाली लाइन है, यह रेखा है, इस रेखा है, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है मुख्य अक्ष। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। ठीक है सर, पीछे किससे निकाल दी, अरे कोई ना, तो वो तो मैंने खींच दी जल्दीबाजी में। ये लो, काल्पनिक होती है वैसे तो ये, तो हम मानते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मुख्य अक्ष को पीछे तक खींच दी तो भी। ये आपका क्या है, ये आपका ध्रुव है साहब। ठीक है, और ये यहां पर इसका कहीं पर क्या होगा, C, जिसको क्या नाम देंगे, वक्रता केंद्र। और ये यहां से यहां तक की दूरी जो होती है वो कहलाती है R। और इस R को क्या कहते हैं हम, वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। बेसिक बेसिक बातें अपन ने आज इतनी करी है, अपन इतनी करेंगे। बाकी की बातें हैं अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कि जब भी कोई किरणें हैं मुख्य अक्ष के समानांतर होती है तो वो दर्पण के फोकस बिंदु से होते ही निकल जाती है। फोकस पॉइंट क्या है वो अपन नेक्स्ट क्लास में आराम से स्टडी कर लेंगे। फिर अपन एक रिलेशन भी फाइंड आउट करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। वो कौन सा, बहुत ही अच्छा वाला रिलेशन, F बराबर R/2। बहुत पढ़ रखा है ना बचपन में, ये अपन डेराइव करेंगे साहब, इसको डेराइव करेंगे। फिर अलग अलग जगह पर ऑब्जेक्ट रखे अपन मिरर की स्टडी करेंगे इसको आराम से। क्लियर है मेरी बात। सर आपने एक बात बताओ, आपने इसका नाम तो अब सारी बता दिया, इसका नाम नहीं बताया आपने को। अरे कोई ना, इसका नाम क्या है, इसका नाम है अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी। लिख लो आप भी, इसी को हम क्या कहेंगे, अभिसारी दर्पण। अपसारी का मतलब होता है फैलाने वाला, जो किरणों को फैलाता है। इसका मतलब उत्तल दर्पण किरणों को फैलाएगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, अपसारी दर्पण। अभिसारी का मतलब होता है समेटने वाला। तो अवतल दर्पण किरणों को क्या करता है, समेटता है, सिकुड़ता है, इसलिए अवतल दर्पण का क्या नाम पड़ गया, अभिसारी दर्पण। ठीक है, बाकी बातें अपन नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। ओके, तब के लिए थैंक यू, खुश रहिए, ध्यान रखिए अपना। ओके।